Hello everyone, this is Bhupesh and welcome UK Diaries of Working Couple। आज की वीडियो में हम यूके में कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में बात करेंगे। आप में से बहुत सारे लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा, ट्विटर पे देखा होगा कि यूके में एनर्जी जो बिल्स थे वो काफ़ी बढ़ गए हैं इस समय। इनफैक्ट 3 टाइम्स हो गए हैं एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। सो हम ये देखेंगे कि उसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या है आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग के ऊपर। हम बात करेंगे रेंटल्स की, हम बात करेंगे आपके यूटिलिटी बिल्स और काउंसिल बिल्स की, हम बात करेंगे आपके ग्रॉसरी बिल्स की, ऑन एवरेज कितना आता है यहाँ पे, हम बात करेंगे आपके ट्रांसपोर्ट की, और हम बात करेंगे इनके सिवा और ऐसे कौन से एक्सपेंसेस हैं जो आपको यूके आते समय ध्यान में रखने पड़ेंगे। जब हम ये डिस्कशन करेंगे तो हम इसको 2-3 पार्ट में देखेंगे। हम ये देखेंगे कि अगर आप एज अ बैचलर आते हो तो कॉस्ट क्या होगी, अगर आप एज अ फैमिली ऑफ 2 आते हो तो कॉस्ट क्या होगी, अगर आप छोटे बच्चों के साथ आते हो तो क्या आपकी मंथली एक्सपेंडिचर कितना होगा, और हम ये भी देखेंगे कि अगर आप 2 बच्चों के साथ यूके आते हो तो आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या होगी। इस वीडियो के एंड में मैं एक एक्सेल शीट का लिंक देने वाला हूँ जहाँ पे आप सारे पैरामीटर्स को चेंज करके आप अपनी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ लिविंग देख सकते हो यूके में एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक। सो यूके में जो पहला मेजर खर्च आता है वो आता है आपका रेंटल का। सो एज पर द गवर्नमेंट वेबसाइट यूके की जो पॉपुलेशन है वो अपने सैलरी का 35% खर्च करती है रेंटल के ऊपर, और ऑन एवरेज अगर हम यूके का रेंट देखें तो वो आता है लगभग 7,000 पाउंड पर मंथ। लेकिन अगेन एज आई सेड दिस इज एन एवरेज रेंट। यूके के डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट एवरेज रेंटल्स के हैं आपको, बट वो फिगर नहीं होगा जो आप नॉर्मली पे करोगे अपने रेंट के लिए। जो रेंटल है यूके में बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है कि आपका घर का लोकेशन क्या है, जो भी घर आपने पसंद किया उसका लोकेशन क्या है। अगर आप घर को सेंट्रल लोकेशन में ले रहे हो तो वहाँ पे आपके रेंटल्स हमेशा ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू आउटस्कर्ट से। आपका घर में कितने बेडरूम का फ्लैट है, अगर आप 1 बेड ले रहे हो या 2 बेड ले रहे हो या 3 बेड फ्लैट्स ले रहे हो तो रेंटल्स आपके अलग होंगे। अगर आप ये हाउसेस में जाते हो तो आपके रेंटल्स नॉर्मली थोड़ा ज़्यादा आते हैं। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है कि आपका जो घर है वो अगर किसी अच्छे स्कूल के कैचमेंट एरिया में, आउटस्टैंडिंग या गुड स्कूल के कैचमेंट एरिया में, तो नॉर्मली वहाँ पे जो घर की प्राइसेस होती हैं थोड़ा ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू द हाउसेज इन साइड ऑफ दैट रेंज। इसके अलावा अगर आपके पास पेट है तो नॉर्मली आपको थोड़ा ज़्यादा रेंटल पे करना होता है वहाँ पे। अगर आप फर्निश्ड हाउसेस के लिए जाते हो तो आपको आपके जो रेंटल होते हैं नॉर्मली 20% ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू अनफर्निश्ड हाउस। सो अगर मैं बात करूँ लीड्स की, तो लीड्स में अगर मुझे सिटी सेंटर के पास एक 2 बेड अपार्टमेंट लेना है तो मेरा जो एवरेज रेंट आता है यहाँ पे आता है 1200 से 1500 पाउंड्स के बीच में एक्सक्लूडिंग यूटिलिटी बिल्स। यही अगर मैं सिटी सेंटर से बाहर मूव कर जाऊँ तो ये मुझे रेंटल है वो 600 से 900 पाउंड्स के बीच में आएगा। अगर हम बात करें 2 बेड हाउस की, सो सिटी सेंटर के आसपास अगर आपको 2 बेड हाउस मिलता है अगर एक 2 और 3 माइल्स की रेंज में, तो वहाँ के जो नॉर्मल रेंटल आते हैं वो 1000 से 1500 पाउंड्स के बीच में आएंगे। बट आप जैसे ये बाहर मूव करते हो यही आपका रेंटल 800 से 1000 पाउंड्स के बीच में हो जाता है। सो ये तो था एक टियर 2 सिटी के बारे में। अगर हम लंदन की बात करें तो ये रेंटल्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं वहाँ पे। अगर आप सिटी सेंटर में कोई इनफैक्ट 1 बेड अपार्टमेंट भी लेते हो वहाँ पे तो आपकी जो कॉस्ट होती है अराउंड 2000 पाउंड्स के आसपास की आती है। अगर आप 2 बेड हाउस ले रहे हो वहाँ पे, 2 बेड अपार्टमेंट ले रहे हो वहाँ पे, तो इनफैक्ट वो आपके जो रेंटल होते हैं लगभग 2500 से 3000 पर मंथ के आसपास होते हैं। इनफैक्ट लंदन में अगर आप काफ़ी बाहर मूव कर जाते हो उक्स ब्रिज के साइड में या कहीं और वॉटफोर्ड एरिया में, इनफैक्ट वहाँ पे भी जो आपके फ्लैट के रेंटल हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू द टियर 2 सिटीज़। वहाँ पे इन जनरल जो आपकी फ्लैट की का जो रेंटल आता है आउटस्कर्ट्स में वो समवेयर अराउंड 1200 टू 1500 पाउंड के बीच में आता है, और अगर आप एक हाउस लेते हो तो वो आपका 1500 से 2200 के बीच में उसकी रेंज होती है। सो यूके में अगर आप एक रेंटल घर लेते हैं तो मैं सबको रिकमेंड करता हूँ टेनेंट इंश्योरेंस लेने का। ऑन एवरेज इसकी जो कॉस्ट आती है आपको अराउंड 100 टू 120 पाउंड्स पर ईयर की आएगी। अगर आप इसे मंथली बेसिस पे अगर आप पे करना चाहते हो तो समवेयर अराउंड आप 10 टू 15 पाउंड्स पर मंथ का पे करोगे। लेकिन इसमें आपके जो रेंटल की इंटेंडेड डैमेज होते हैं या आपका रेंटल के फॉर एग्जांपल अगर आपका कारपेट ख़राब हो गया या आपका हॉब टूट गया तो वो सारी चीज़ें इसमें कवर्ड होती हैं एंड इट्स फॉर द पीस ऑफ माइंड। सो प्लीज़ गो फॉर इट। यूके में जब भी आप घर में मूव करते हो उसके बाद आपको एक काउंसिल टैक्स पे करना पड़ता है। ये काउंसिल टैक्स जो होता है बेसिकली आपका 3 चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। एक तो आपकी जो प्रॉपर्टी है वो किस काउंसिल बैंड में फॉल करती है, दूसरा आपकी काउंसिल उस काउंसिल बैंड के लिए चार्जेस कितना ले रही है, और तीसरा आपके घर में
कोई ऐसा बंदा है जिसकी वजह से आपको कुछ डिस्काउंट मिल सकता है या नहीं। और जब प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं तो ये प्रॉपर्टी के जो आपके काउंसिल टैक्स होता है, ये डिपेंड करता है आपकी प्रॉपर्टी की साइज़ क्या है, लेआउट क्या है, उसका कैरेक्टर कैसा है, उसकी लोकेशन कहाँ पे है, वो कब से यूज़ में है, और सबसे इंपॉर्टेंटली ये देखा जाता है कि अप्रैल 1991 में उस प्रॉपर्टी का इवेल्युएशन क्या था। सो बेस्ड अपॉन दिस यूके की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ए से एच रेंज के बीच में डिवाइड की जाती है, और ए बैंड का जो आपका काउंसिल टैक्स आता है वो मिनिमम होता है, और जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाते हैं वो काउंसिल टैक्स आपका बढ़ता जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लीड्स का एग्जांपल लूँ तो ए बैंड का काउंसिल टैक्स आता है ईयरली वो 1240 पाउंड्स के आसपास आता है, और एच बैंड का जो काउंसिल टैक्स होता है वो जाता है आपका 3720 पाउंड्स पर ईयर। यूके में बात करते हैं स्टूडेंट्स अगर कोई आ रहा है वहाँ पे, सो अगर इसी घर में सारे के सारे स्टूडेंट्स रहते हैं वहाँ पे तो नॉर्मली वहाँ पे उनको फुल टाइम डिस्काउंट मिलता है थ्रू काउंसिल। सो अगर हम बात करें हु इज़ कंसिडर्ड एज अ फुल टाइम स्टूडेंट, तो ऐसा कोई बंदा जिसका कोर्स कम से कम 1 साल का हो और वो एटलीस्ट 21 घंटे अपनी स्टडीज़ में इन्वॉल्व होता है, उस कंडीशन में आपको वहाँ पे नॉर्मली टैक्स से रिलीफ मिलती है। क्वेश्चन आता है कि आपके घर में कौन से ऐसे लोग हैं जिसको नॉर्मली हम काउंसिल टैक्सेशन के कैलकुलेशन में हम डिसरिगार्ड कर सकते हैं। सो अगर कोई भी ऐसा इंसान है जो 18 साल से कम का है, किसी अप्रेंटिस स्कीम में है, 18 से 19 साल का भी हो और फुल टाइम एजुकेशन में है, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाता है, वो स्टूडेंट नर्स है, या फॉरेन लैंग्वेज असिस्टेंट के फॉर्म में कोई रजिस्टर्ड है, तो उस कंडीशन में उस पर्सन के लिए आपको फुल एग्जम्पशन मिलता है, एंड दैट पर्सन विल नॉट बी काउंटेड फॉर द काउंसिल टैक्स। सो वेन एवर यू आर सेलेक्टिंग अ प्रॉपर्टी, ऑलवेज कीप अ माइंड कि आप जितनी हायर बैंड में प्रॉपर्टी लोगे आपका नॉर्मली काउंसिल टैक्स उतना जाएगा। और जब भी आप प्रॉपर्टी देखने जाते हो, अपने रेंटल के लिए प्रॉपर्टी सेलेक्ट करते हो, तो अपने एजेंट से हमेशा ये पूछो कि आपकी प्रॉपर्टी किस बैंड में फॉल कर रही है। तो यूके में काउंसिल टैक्स के अलावा आपके घर पे 2 और खर्चे आते हैं। एक खर्च आता है आप एनर्जी बिल का, दूसरा खर्च आता है आपके वाटर बिल का। तो अगर हम एनर्जी बिल की बात करें तो यूके में नॉर्मली जो आपका एनर्जी बिल आता है उसमें गैस और इलेक्ट्रिसिटी का कंबाइंड बिल होता है, और वाटर बिल आपका सेपरेट आता है। सो यूके में हिस्टोरिकली जो आपका गैस का एवरेज बिल आता था आपका ईयरली, वो समवेयर अराउंड 1000 to 1200 पाउंड के बीच में था। लेकिन कोविड के बाद से जब से आपका यूक्रेन की वॉर शुरू हुई थी, उसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है अपने एनर्जी प्राइसेस के ऊपर। सो ऑफजेम जो कि कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इसकी प्राइसेस को गवर्न करता है, पहले हर 6 मंथ पे प्राइसेस को देखता था, अभी उस अक्टूबर ऑनवर्ड वो आपको हर तीसरे महीने से प्राइस इंक्रीज करेगा। तो जब हम यहाँ पे आए थे फेब में, तो उस समय की जो प्राइसेस थी अराउंड 1277 पाउंड का उन्होंने एक प्राइस कैप फिक्स किया था, जो कि अप्रैल में बढ़ के 1971 पाउंड पर ईयर का एक प्राइस कैप दिया उन्होंने घरों के लिए। यही प्राइस कैप अभी बढ़ के 3600 की पर ईयर की रेंज में आ गया है, और ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि ये प्राइजेस फर्दर बढ़ेंगी हमारे जनवरी 2023 में, और देयर इज़ वेरी हाई पॉसिबिलिटी इट माइट टच द रेंज ऑफ 6000 to 7000 पाउंड्स पर ईयर। सो अगर आपको अपने बेसिक कैलकुलेशंस के लिए देखना है, अगर आप 1 बेडरूम हाउस लेते हो अपने लिए, तो आप कैलकुलेशन के पर्पस के लिए अराउंड 250 पाउंड्स के आसपास का एक एस्टिमेट लेके जा सकते हो, स्पेशली फॉर द विंटर टाइम। अगर आप 2 बेड हाउस में हो तो समवेयर अराउंड 250 to 350 की रेंज में। अगर आप 3 बेडरूम हाउस या फ्लैट में हो तो ये प्राइसेस आपकी बढ़ के 350 से 500 के ऊपर हो सकती हैं, और ये उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपकी घर की एनर्जी इफिशिएंसी, आपका घर कितना एनर्जी इफिशिएंट है, आपके घर में कितने लोग रहते हैं, आपने हीटिंग के लिए क्या क्या यूज़ किया हुआ है। सो ये सारे फैक्टर्स यहाँ पे होते हैं, बट ये प्राइसेस अभी आज के दिन में हैं, ये प्राइसेस जनवरी में फिर से बढ़ने वाली हैं, और नो वन नोस की प्राइसेस कहाँ जाएंगी। बट बीइंग सेड दैट, अभी गवर्नमेंट ने एक पैकेज दिया है यहाँ पे कंज्यूमर्स को, जिसमें आपको 400 पाउंड्स मिलेंगे फॉर पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, और ये जो 400 पाउंड ओवर द 6 मंथ आपका बिल में से डिडक्ट होकर आएगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपका बिल 267 पाउंड का 1 मंथ में आता है, तो आफ्टर डिडक्शन यू जस्ट हैव टू पे 200 पाउंड्स to the companies. Going forward, there's a very high possibility government might intervene and they may try to give some more benefit to the customer, but at this point of time, this is the real scenario. एनर्जी के अलावा जो दूसरा बिल आपको यूके में पे करना होगा अपने घर के लिए, वो आता है वाटर बिल। तो अगर मैं एवरेज की बात करूं तो यूके में ऑन एवरेज जो बिल आता है, वाटर बिल आता है ईयरली, वो अराउंड 408 पाउंड का आता है। तो रफली तो कैलकुलेट करें इसको मंथ टू मंथ बेसिस पे, तो समवेयर अराउंड 34 पाउंड्स पर मंथ का। लेकिन ये वाटर बिल बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। ये डिपेंड करेगा कि आपका घर कितना बड़ा है, अगर आपका 2 बेडरूम है, 3 बेडरूम है, आपके सामने लॉन है, लॉन नहीं है, आप कितना वाटर यूज़ करते हो, आपके घर में बच्चे कितने हैं,
तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इसको प्ले करते हैं। फॉर एग्जांपल हम जहाँ पे रहते हैं, हमारा 3 बेड हाउस है, हमारे सामने और फ्रंट एंड बैक गार्डन है। अगर हम गार्डन में समर्स में हमने काफ़ी सारा वाटर यूज़ किया था प्लांट्स को देने में, तो हमारा जो एवरेज बिल आया था वो अराउंड 70 पाउंड्स पर मंथ का आया था। कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जो यहाँ पे अपार्टमेंट में रहते हैं, वो ऑन एवरेज 35 से 55 पाउंड्स के बीच में पे करते हैं। तो बहुत सारे घरों में वाटर मीटर है। अगर आपका वाटर मीटर लगा हुआ है घर में, तो सबसे अच्छी चीज़ है वो आपको अपने वाटर यूजेज के हिसाब से बिल देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके यहाँ वाटर मीटर नहीं लगा है, उस कंडीशन में आपको एक एवरेज बिल आता है और समवेयर अराउंड 35 पाउंड्स पर मंथ का, जो कि आपको पे करना पड़ेगा। घर हो गया, आपके यूटिलिटी बिल्स हो गए। जो अगला मेजर खर्चा आता है वो आता है आपका ग्रॉसरीज़ के ऊपर। अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं मीठा, हमारे 2 बच्चे, तो हम यहाँ की शॉपिंग को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा रोलिंग बेसिस पे, जिसको हम मे बी अल्टरनेट डेज और पर वीक के बेसिस पे ले आते हैं। और कुछ ग्रॉसरीज हमारी ऐसी होती हैं जिसमें हमारी बेसिकली इंडियन ग्रॉसरीज इंक्लूडेड होती हैं, जिसको हम फोर्टनाइटली या मंथली मंगाते हैं। सो अगर मैं रोलिंग की बात करूँ तो हम ऑन एवरेज जो हमारा पर वीक का खर्च होता है वो अराउंड 70 to 80 पाउंड्स के बीच में आता है। दिस इंक्लूड्स मिल्क, कर्ड, एग्स हो गए, हमारे स्नैक्स के लिए चीज़ें हो गई, हमारा मीट हो गया। तो ऐसी सारी चीज़ें जो कि आप जो पेरिशेबल हैं वो हम नॉर्मली इस समय लेते हैं, इंक्लूडिंग अवर फ्रूट्स एंड अदर स्टफ। और अगर हम बात करें अपनी इंडियन ग्रॉसरी की शॉपिंग की, तो हम नॉर्मली मंथ में 2 बार मंगाते हैं ये। और ऑन एवरेज जो इनका बिल आता है हर एक शॉपिंग का, वो अराउंड 80 to 100 पाउंड्स के बीच में आता है। सो अगर मैं फैमिली ऑफ 4 कैलकुलेट करके चलूँ, सो मैं अराउंड 320 पाउंड्स फॉर द वीकली रिकरिंग शॉपिंग जो हम करते हैं उसके ऊपर, दिस इवन इंक्लूड्स द टॉयलेटरीज एंड ऑल, और प्लस 200 पाउंड्स फॉर इंडियन ग्रॉसरी शॉपिंग जो हम नॉर्मली करते हैं। तो आप देखोगे तो ऑन एवरेज अराउंड 520 से 550 पाउंड्स के बीच में ये खर्च आता है। अगर आप एज अ बैचलर आ रहे हो, so you might be spending somewhere around 200 pounds। अगर आप फैमिली ऑफ टू हो, हस्बैंड वाइफ हो, तो आप समवेयर अराउंड 300 से 350 के बीच में आप एक अजम्पशन लेके चल सकते हो। अगर आप फैमिली ऑफ 3 आ रहे हो तो वो खर्चा आपका थोड़ा सा बढ़ के अराउंड 3 से 400 के बीच में आ जाएगा। और जब आप स्टार्टिंग में आओगे तो ये आपके एक्सपेंडिचर ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आपको ये नहीं पता होता है कि कहाँ कौन से ऑफर्स हैं। जैसे जैसे आप टाइम स्पेंड करोगे यूके में, आपको अलग अलग सुपर स्टोर्स की अलग अलग ऑफर्स के बारे में आप जानोगे, तो आप अपनी जो एक्सपेंडिचर है उसको और ज़्यादा फाइन ट्यून कर सकते हो। सो मकान, खाना, उसके बाद ये एक और इम्पॉर्टेंट खर्च आता है, वो आता है आपके ट्रांसपोर्ट के ऊपर। सो यूके में ट्रांसपोर्ट को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। एक तो हो गया पब्लिक ट्रांसपोर्ट और दूसरा हो गया आपका खुद का पर्सनल व्हीकल। तो अगर हम सबसे पहले हम बात करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में, तो इन जनरल जो यूके का जो एवरेज पब्लिक ट्रांसपोर्ट का खर्च आता है पर मंथ का, समवेयर अराउंड 140 पाउंड्स पर मंथ का एवरेज खर्च मान के हम चल सकते हैं। तो बट ये अगेन डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे कि आप कहाँ पे रहते हो, आप कौन से मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हो, ये सारे फैक्टर्स आपको देखने पड़ेंगे। अगर मैं बात करूँ लीड्स की, जहाँ पे अगर लीड्स में आपको सिर्फ ट्रैवल करना है बस से, तो आपको वन साइड का जो ट्रैवलिंग कॉस्ट आता है अराउंड 2 पाउंड्स का होता है। आपके 1 डे की जो टिकट आती है फुल डे की, वो आती है अराउंड 5 पाउंड्स के आसपास की। और अगर आप इसको मंथली पास के फॉर्म में बस का लेते हो, WI वेस्ट यॉर्कशायर मेट्रो कार्ड के फॉर्म में, तो आपको अराउंड 75 पाउंड्स के आसपास पे करने होते हैं। इसी चीज़ को अगर आप ईयरली एनुअल कार्ड लेके जाओगे तो ये अमाउंट आपका फर्दर और रिड्यूस हो जाता है। अगर आप बस और ट्रेन का कंबाइंड पास लेना चाहते हो, उस कंडीशन में जो कॉस्ट होती है वो अराउंड 150 to 200 पाउंड्स के बीच में आती है, डिपेंडिंग अपॉन किस जोन में आप ट्रैवल करना चाहते हो। यही अगर आप लंदन जैसे सिटी में रहते हो तो आप वहाँ पे ऑयस्टर कार्ड यूज़ करो, यू विल गेट अ बेटर बेनिफिट्स आउट ऑफ इट, जहाँ पे एक मैक्सिमम कैप फिक्स होता है जिसके ऊपर जो भी आपके डिडक्शन होते हैं वो नहीं होते, और आप उस डिडक्शन के रेंज में आप पूरे दिन ट्रैवल कर सकते हो। सो अगेन जस्ट फॉर, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हो फॉर योर कैलकुलेशन पर्पस, आई वुड रिकमेंड 140 पाउंड्स पर मंथ पर पर्सन का ऑन एवरेज लेके आप चल सकते हो। अगर 5 साल से कम का बच्चा है तो उसकी ट्रैवलिंग नॉर्मली फ्री होती है बसेस में। अगर 5 से 10 ईयर के बीच में है तो आप एक डिस्काउंटेड फेयर पे करते हो। अगर आप 11 से 15 के बीच में हो तो भी आप एक डिस्काउंटेड फेयर पे करोगे। अगर आप स्टूडेंट हो तो उस कंडीशन में भी आप अपनी बसेस में और ट्रेन्स में आप एक डिस्काउंटेड फेयर पे करते हो। सो
ये आपको अपनी काउंसिल की वेबसाइट पे या फिर आपको अपने जिस भी लोकेशन में आप रहते हो वहाँ जो बसेस चलती हैं उनकी वेबसाइट्स पे ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अलावा जो दूसरा ऑप्शन है वो है आपका खुद का व्हीकल। सो यूके में अगर जब भी आप नए आओगे तो नॉर्मली द फर्स्ट प्रेफरेंस होता है कि हमारा यूज्ड कार्स लेने का या यूज व्हीकल लेने का। तो जब आप यूज व्हीकल के लिए जाते हो तो इस समय यूके में जो कॉस्ट है यूज व्हीकल की काफ़ी बढ़ी हुई है। इनफैक्ट सारी यूज कार्स भी हैं 60 to 70% प्रीमियम पे मिल रही हैं। एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ यूक्रेन वॉर। कोविड की वजह से चिप्स की शॉर्टेज हुई थी, यूक्रेन वॉर की वजह से जो आपके इलेक्ट्रिकल वायर्स की शॉर्टेज हुई है उसकी वजह से। सो ऑन एवरेज अगर मैं पकड़ के चलता हूँ कि अगर आप एक नॉर्मल हैचबैक लेते हो 60-70,000 माइल चली हुई तो वो आपको जो प्राइस आएगी अराउंड 4,000 to 5,000 पाउंड्स के बीच में आएगी। और बहुत सारे केसेस में ये आपको अप फ्रंट पे करना पड़ेगा। रीज़न ये होता है कि हम इंडिया से आते हैं, हमारी कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होती यहाँ पे, तो कंपनीज नॉर्मली हमको क्रेडिट पे कार्ड नहीं देती। उस कंडीशन में आपको फुल डाउन पेमेंट करके लेना होगा। तो कार की बेस प्राइस के अलावा जो कार के ऊपर जो मेजर खर्च आता है वो आपका आता है इंश्योरेंस का। नॉर्मली हम यूके में जब आते हैं तो हम इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। उस कंडीशन में हमारे जो टैक्सेस आते हैं यहाँ पे आपके जो इंश्योरेंस का प्रीमियम आता है वो काफ़ी ज़्यादा आता है। तो अगर मैं सिर्फ यूके की बात करूँ तो ऑन एवरेज कार का इंश्योरेंस प्रीमियम पर ईयर आता है वो 500 पाउंड्स है। बट इसमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इस चीज़ को डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी एज क्या है, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आपका एड्रेस क्या है, वहाँ पे क्राइम के स्टैट्स क्या हैं, कितना सेफ एरिया है, आप कितने समय से कार ड्राइव कर रहे हो, आपकी नो क्लेम की हिस्ट्री क्या है, आप अपनी पॉलिसी के ऊपर कोई और ड्राइवर ऐड करना चाहते हो तो उस कंडीशन में आपका जो इंश्योरेंस का प्रीमियम होता है काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है। आप कितना वॉलेंट्री एक्सेस कटाना चाहते हो, आपकी गाड़ी का मेक और मॉडल क्या है। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि आपका एनुअल माइलेज कितना है और आपकी कार दिन और रात में पार्क कहाँ होगी। तो इन फैक्टर्स के अलावा एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है कि वो आपकी गाड़ी किस इंश्योरेंस ग्रुप में फॉल करती है। सो यूके में कार्स को नॉर्मली 1 से 50 की रेंज में डिवाइड किया जाता है और अगर आपकी गाड़ी फ्रॉम 1 to 10 के रेंज में है तो आपका इंश्योरेंस की जो कॉस्ट होती है वो मिनिमम आती है। सो जब भी आप गाड़ी ले रहे हो तो इस बात को जरूर देखो। इंडिया से यहाँ पे आया था, जब मैंने अपनी कार ली थी तो मुझे जब मैंने सबसे पहली बार चेक किया था तो जो मुझे इंश्योरेंस की कॉस्ट आई थी वो अराउंड 1400 पाउंड्स की आई थी। तो मैंने 1-2 वेबसाइट्स को और सर्च किया वहाँ पे। देन आई केम टू नो अबाउट वन वेबसाइट मार्शमैलो, जो कि आपके इंडिया के भी नो क्लेम बोनस को एक्सेप्ट करते हैं। जब मैंने उनको रीच आउट किया, उन्होंने मुझसे एक डॉक्यूमेंट लाने के लिए कहा मेरे इंडिया के इंश्योरेंस प्रोवाइडर से, जिसमें मेरा लाइसेंस नंबर मेंशन होना चाहिए, मेरा नाम मेंशन होना चाहिए और ये बात मेंशन होनी चाहिए कि मेरे ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर या मेरी गाड़ी के ऊपर कितने साल का नो क्लेम बोनस था। फॉर एग्जांपल मेरी कार के ऊपर 6 साल का था। जब मैंने वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे लाके सबमिट किया तो जो मुझे इंश्योरेंस की कॉस्ट अराउंड 1400 पाउंड्स की आ रही थी वो कम होके मुझे 800 पाउंड्स देना पड़ा था। सो देयर आर सम ऑप्शंस। अगर आपका इंडिया का नो क्लेम बोनस है आई वुड रिकमेंड आप मार्शमैलो की साइट पे जाओ, 1-2 और वेबसाइट है उनकी साइट भी सर्च करो और आप उसको डेफिनेटली यूज़ करो। उससे आपका ये जो इंश्योरेंस की कॉस्ट होती है काफ़ी ज़्यादा इंश्योरेंस के अलावा जो दूसरा खर्च आपकी गाड़ी के ऊपर आता है वो आता है आपका रोड टैक्स का। सो यूके में गाड़ियों को नॉर्मली हम इमिशन के बेसिस पे कैरेक्टराइज करते हैं। ए से एम की कैटेगरी में ए का मिनिमम होता है आपका रोड टैक्स और एम में हाईएस्ट होता है। सो अगर आपकी गाड़ी का इमिशन 0 है, अगर आपकी इलेक्ट्रिकल व्हीकल है तो आपको कोई रोड टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जैसे जैसे आपके इमिशन बढ़ते जाते हैं आपका रोड टैक्स बढ़ता जाता है। फॉर एग्जांपल मेरी फोर्ड फोकस है जिस पे मैं सिर्फ 20 पाउंड्स पर ईयर का रोड टैक्स पे करता हूँ। बट अगर मैं यही कोई और हाई एंड कार लेता तो मैं समवेयर अराउंड 570 या 600 पाउंड्स के आसपास मुझे ईयरली रोड टैक्स पे करना। टैक्स के अलावा एक और जो खर्च आएगा आपके डेली यूजेज के ऊपर आएगा वो होगा आपका फ्यूल का। तो यूके में फ्यूल की प्राइसेस बीच में काफ़ी बढ़ी हुई थी, अभी तो फिर भी थोड़ा कूल डाउन होना चालू हो गई हैं। बट आज के दिन में ऑन एवरेज जो पेट्रोल की प्राइस है वो 1 पाउंड 64 पेंस पर लीटर और जो डीजल है 1 पाउंड 75 पेंस पर लीटर के आसपास है। सो आपका एक्सपेंडिचर कंप्लीटली डिपेंड करेगा कि आप अपनी गाड़ी को यूज़ कितना करते हैं। मेरे केस में मेरा ऑफिस मेरे घर से 8 माइल की दूरी पे है। सो अगर मैं मंथली फ्यूल जो भरवाता हूँ गाड़ी में सिर्फ ऑफिस जाने के लिए वो मेरा अराउंड 30 to 40 पाउंड्स के बीच में आता है। अगर मैं ये और ट्रैवल करूँ कहीं पे, अगर हम कहीं बाहर घूमने जाएँ तो ये खर्च हमारे थोड़ा सा बढ़ जाते हैं वहाँ पे। बट अगर आपको एक रफ कैलकुलेशन के ऊपर लेना है और अगर आप 20-25 माइल्स पर डे ट्रैवल करते हो तो ऑन एवरेज आप अराउंड 50 से 100 पाउंड्स का पेट्रोल का या अपने फ्यूल का एक्सपेंडिचर लेके चल सकते हो। एक और खर्च आता है आपकी कार के ऊपर, वो आता है एमओटी का। तो एज़ पर द गवर्नमेंट रूल जो उन्होंने एमओटी का एक अपर लिमिट सेट किया हुआ है वो अराउंड 55 पाउंड्स
का सेट किया हुआ है। और यूके में ये रूल है कि जो भी गाड़ियाँ 3 साल से पुरानी हैं उनको साल में एक बार एमओटी का टेस्ट कराना पड़ेगा, ये चेक करने के लिए वेदर आपकी गाड़ी रोड वर्दी है या नहीं है। और एमओटी की जो टेस्ट की कॉस्ट जो गवर्नमेंट ने फिक्स की है वो अराउंड 55 पाउंड की है। लेकिन ऐसे बहुत सारे आपको गराजेस मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे सर्विस प्रोवाइडर मिलेंगे जो आपको 70 to 80% तक का डिस्काउंट देते हैं। आप सिंपली एक बार सर्च करके देख सकते हो द चीप एमओटी नियर मी, और आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएंगी। एमओटी के बाद अगर एमओटी में कुछ और फाइंडिंग आती है तो आपको उसकी जो मरम्मत के चार्जेस हैं वो आपको पे करने पड़ते हैं। वो पार्ट भी होगा वहाँ पे और लेबर दोनों आएगा। आपकी गाड़ी के ऊपर एक एक्सपेंडिचर और आता है जिसको हम बोलते हैं नॉर्मली आपका सर्विसिंग कॉस्ट। तो यूके में इन जनरल अगर आपकी गाड़ी में कोई मेजर वर्क नहीं है, आपको नॉर्मल सर्विसिंग करानी है, तो जो कॉस्ट आती है वो अराउंड आपका 150 से 250 पाउंड्स के बीच में नॉर्मल सर्विसिंग की कॉस्ट आती है। अगर उसमें और कोई चेंजेस कराने हैं या कुछ और डिफ़ॉल्ट निकली है वहाँ पे जिसको आपको इम्प्रूव करना है तो उसके आपको चार्जेस अलग से देने पड़ेंगे। अब हम बात करते हैं ऐसे खर्च की जो कि नॉर्मली उन लोग के लिए वैलिड है जो यूके में छोटे बच्चों के साथ में आ रहे हैं, और वो खर्च आता है आपका नर्सरी का या डे केयर्स का। तो यूके में इन जनरल जो नर्सरी की कॉस्ट या डे केयर की कॉस्ट या चाइल्ड केयर की कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है। सो अगर आप यूके एक 2 साल से कम की एज के बच्चे के साथ आ रहे हो और आप उसको एक फुल टाइम नर्सरी में रखना चाहते हो तो उसकी जो चार्जेस आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। तो ये खर्चा उन लोग के लिए है जिनके बच्चे बहुत यंग हैं फ्री अर्ली एजुकेशन को क्वालिफाई करने के लिए। एवरेज अगर मैं बात करूं, आप अपने बच्चे को पार्ट टाइम रखना चाहते हो तो उस कंडीशन में यूके का जो एवरेज कॉस्ट आता है अराउंड 118 पाउंड्स का आता है। अगर आप लंदन की बात करें तो यही कॉस्ट बढ़ के 163 पाउंड्स के पर वीक की कॉस्ट हो जाती है। अगर मैं शॉर्ट टर्म की अगर मैं पार्ट टाइम की बात करूं तो यहाँ आप अपने बच्चे को 5 घंटे हर रोज़ 5 दिन के लिए रखते हो। अगर मैं डे नर्सरीज की बात करूं तो ये जो कॉस्ट होती है अराउंड 138 पाउंड्स का एवरेज होता है। लंदन में अराउंड 180 पाउंड्स हो जाता है। पार्ट टाइम नैनीज रखते हो तो अराउंड 250 से 400 पाउंड्स अ वीक, और ऑ पेयर रखते हो तो जिनको आप पॉकेट मनी के फॉर्म में 70 to 85 पाउंड्स अ वीक पे करते हो। अगर आप अपने बच्चे को फुल टाइम चाइल्ड केयर में डालना चाहते हो जो कि अराउंड 50 आवर्स पर वीक होती है, जिसको मैं पर डे के बेसिस पे देखूँ तो 10 घंटे हर रोज़ आप उसको डे केयर में रखते हो। उस कंडीशन में जो कॉस्ट आती है वो आपकी, अगर आप एक चाइल्ड मिंडर के पास रखते हो तो आप अराउंड 227 पाउंड्स के आसपास पे करते हो, और अगर मैं लंदन की बात करूँ तो ये अमाउंट आपका 300 के आसपास आता है। अगर आप एक नर्सरी में डालते हो तो ये अमाउंट 263 पर वीक होता है। लंदन में कॉस्ट 320 के आसपास आ जाती है आपकी। लिव इन नैनी के फॉर्म में 400 to 650 पर वीक में के फॉर्म में आप पे करते हो। लंदन में भी ये एवरेज अराउंड 433 अ वीक का ही आता है। और डे नैनी की बात करें जो 50 आवर्स के लिए नॉर्मली तो अराउंड 5 to 800 अ वीक, और लंदन में जो एवरेज आता है वो अराउंड 616 पाउंड अ वीक का आता है। तो अगर आप एक बच्चे के साथ आ रहे हो जिसको आप फुल टाइम रखना चाहते हो तो ऑन एवरेज पर मंथ इन लंदन या आउटसाइड लंदन आप कहीं भी पकड़ो, आप ऑन एवरेज 1000 से 1200 पाउंड्स के बीच में पकड़ के चल सकते हो। और ये खर्च सिर्फ आपको डे केयर को पे करना है। इसके अलावा उनकी नैपीज की कॉस्ट हो गई, उनका मील हो गया, वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। अगला क्वेश्चन आता है उन पेरेंट्स का जो एक छोटे बच्चे के साथ जो आ रहे हैं जो कि 3 साल से ऊपर है। इसका मतलब वो बच्चा यहाँ के फ्री अर्ली एजुकेशन के लिए एलिजिबल है, बट आप उसको फिर भी डे केयर में रखना चाहते हैं। तो उस कंडीशन में जो आपकी कॉस्ट होती है वो आपको डिस्कस करना पड़ता है अपनी नर्सरी के साथ, और आप उसके बेसिस उसे डिफाइन कर सकते हो। ऑन एवरेज में अगर पकड़ के चलूँ तो जो ये खर्च आता है वो आता है अराउंड 10 पाउंड्स फॉर पर 3 आवर सेशन। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप उसको 6 आवर्स के लिए वहाँ पे रखते हो तो आपको 20 पाउंड लगभग रोज का पे करना पड़ेगा। सो अगर मैं मंथली एवरेज पकड़ के चलता हूँ तो ये आपका अराउंड 600 to 700 पाउंड्स के बीच में ये खर्चा आएगा। अगर आप यूके ऐसे बच्चों के साथ आ रहे हो जो कि एक फुल टाइम एजुकेशन में आ चुका है, इसका मतलब अगर वो रिसेप्शन ईयर में है या ईयर 1 या ईयर 2 या उसके अबव है, उस कंडीशन में अगर आप बच्चों को आफ्टर स्कूल क्लब में या अर्ली मॉर्निंग क्लब जिसको बोलते हैं ब्रेकफास्ट क्लब में ज्वाइन कराना चाहते हो तो उसके चार्जेस आपको अलग से पे करने पड़ते हैं। यूके में इन जनरल आफ्टर स्कूल क्लब्स की जो प्राइसेस होती हैं वो 62 पाउंड्स पर वीक की होती हैं। दैट वुड बी दिस इज फॉर द आफ्टर स्कूल, एंड द सेम कॉस्ट आपकी होती है प्री स्कूल क्लब्स के लिए। सो ऑन एवरेज अगर आप अपने बच्चे को सिर्फ इवनिंग क्लब के लिए भेजना चाहते हो तो पर मंथ की जो कॉस्ट होती है अराउंड 250 पाउंड्स के आसपास उसे आप पकड़ के चल सकते हो। इसके अलावा अगर आप ये चाहते हो कि आपका बच्चा
किसी और एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो तो उसके चार्जेस आपको अलग से पे करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एक डांस क्लास कराना चाहते हो तो ऑन एवरेज जो यहाँ पे कॉस्ट आती है अराउंड 30 से 50 पाउंड्स पर मंथ की होती है, जिसमें अराउंड 4 सेशंस होते हैं। जो मेजर खर्च यहाँ पे आता है वो आता है आपका हॉलीडे केयर का। तो अगर स्कूल में छुट्टी है, आप ये अपने बच्चे को कहीं स्पोर्ट्स में डालना चाहते हो फॉर कपल ऑफ आवर्स पर डे, तो उस कंडीशन में भी आपको एक फिक्स्ड कॉस्ट पे करनी पड़ती है, जो कि ऑन एवरेज आती है वो अराउंड 150 पाउंड्स पर वीक की आती है। इसके अलावा जो आपके और खर्च आते हैं वो आता है आपका, पहला खर्च आता है आपका इंटरनेट के ऊपर। सो अगर मैं इंटरनेट की बात करूं तो यहाँ पे यूके में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। सो मैं ये रिकमेंड करता हूँ सबको कि सबसे पहले आप यूस्विच के वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे अपना पिन कोड डालो और आप ये देखो कि आपके पास ऑप्शंस कौन से अवेलेबल हैं। इन जनरल अगर आपका कोई भी ऐसा प्लान लेते हो जो 50 Mbps के ऊपर का है, ऑन एवरेज जो आप रेंटल पे करोगे वो अराउंड 25 पाउंड्स पर मंथ से 35 पाउंड्स पर मंथ के बीच में पे करोगे। सो अगेन आप यूसेज की वेबसाइट पे चेक करो, अपने पिन कोड के हिसाब से आपको बेस्ट ऑप्शंस मिलेंगे। और दूसरा खर्च आता है आपका फ़ोन के ऊपर। तो जब भी आप इंडिया में वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो, नॉर्मली VFS आपको एक सिम कार्ड प्रोवाइड करता है। वो सिम कार्ड मोर देन सफिशिएंट होता है आपके नॉर्मल यूजेज के लिए। फॉर एग्जाम्पल लेबारा का जो अगर प्लान आपको मिलता है, लेबारा के ऊपर आप फिर नॉर्मली मंथली प्लान के ऊपर जा सकते हो। 4.5 पाउंड्स पर मंथ का होता है, जिसमें आपको 3 GB डेटा मिलेगा, आपको इंडिया के 100 मिनट्स मिलते हैं और यूके लोकल कॉल्स और SMS फ्री होते हैं। अगर आपको इंडिया में कॉल करने के लिए और ज़्यादा मिनट्स चाहिए तो आप 9 पाउंड के प्लान के ऊपर जा सकते हो, जहाँ पे आपको 500 मिनट्स मिलते हैं इंटरनेशनल कॉलिंग के लिए, और यूके की सारी कॉल्स फ्री होती हैं। सो अगेन कंप्लीटली डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। कुछ लोग वॉक्सी यूज़ करते हैं, जहाँ पे इवन आपका 3 GB का डेटा अगर खत्म हो जाए तो भी आपको सोशल मीडिया के लिए डेटा कंप्लीटली फ्री मिलता है। सो स्टूडेंट्स में वॉक्सी ज़्यादा फेमस है। सो अगेन इट वुड बी एज पर योर रिक्वायरमेंट, बट अगर मैं आपको बोलूँ ऑन एवरेज कॉस्ट अगर आपको पकड़ के चलनी है तो आप 10 पाउंड पर पर्सन पर मंथ की कॉस्ट पकड़ के चल सकते हो। तीसरा खर्च आता है आपका, वो आता है इंटरटेनमेंट। मैं इंटरटेनमेंट की बात करूँ तो मैं यहाँ 2 चीज़ें की बात कर रहा हूँ, अमेजॉन प्राइम और नेटफ्लिक्स। अगर यूके में आप एज ए स्टूडेंट आ रहे हो, आप यूनिडेज का अकाउंट यूज़ करो, आपको शुरू के 6 मंथ्स फ्री मिलते हैं यहाँ पे। उसके बाद आप ईयरली 39 पाउंड्स के आसपास की आप कॉस्ट पे करते हो अमेजॉन प्राइम के लिए। अगर आप नॉर्मल फॉर्म में अमेजॉन प्राइम लेना चाहते हो तो आपको अराउंड 79 पाउंड्स पर ईयर का प्लान मिलता है, या अराउंड 9 पाउंड्स पर मंथ का प्लान भी आपको यहाँ पे ले सकते हो। अगर आप नेटफ्लिक्स लेना चाहते हो तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड ऑप्शन आता है आपका, जिसमें 2 मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर आप देख सकते हो या 2 स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, वो प्लान अराउंड 11 पाउंड का है। अगर आप अल्ट्रा हाई डेफिनेशन के लिए या प्रीमियम अकाउंट के लिए जाते हो तो आपको अराउंड 16 पाउंड्स के आसपास पे करना होता है। बीइंग सेड दैट, आप यूके में अपने इंडिया का अमेजॉन प्राइम वीडियो का अकाउंट, अमेजॉन म्यूज़िक का अकाउंट और नेटफ्लिक्स का अकाउंट यूज़ कर सकते हो। मैंने आज शाम तक यूज़ किया हुआ है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई हुई है। कुछ ऐसी कंटेंट होंगे जो आपको ज्योग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन के बेसिस पे 1 या 2 हफ्ते डिले आते हैं, बट एट द एंड आपको सब कुछ देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर आप अमेजॉन प्राइम यूज़ करना चाहते हो ऑर्डर करने के लिए टू सेव ऑन योर डिलीवरी चार्जेस एंड शिपिंग चार्जेस, उस कंडीशन में आपको यहाँ पे वो प्लान लेना। एंटरटेनमेंट में अगर हम मूवी की बात करें तो यूके में जो एवरेज टिकट्स कॉस्ट आती हैं आपके नॉर्मल थिएटर्स की अराउंड 10 to 15 पाउंड्स के बीच में आती हैं। सो अगर आप मंथ में 2 मूवीज़ देखते हो, 3 लोग जाते हो, तो आप अराउंड 30 to 50 पाउंड्स के आसपास उसके लिए भी कंसिडर करके चल सकते हो। यूके में एक वियर्ड खर्च आता है आपका टीवी लाइसेंस का। सो एज पर द गवर्नमेंट रूल, अगर आपका कोई भी लाइव प्रोग्राम आपको देखना है यूजिंग BBC और BBC आई प्लेयर, उस कंडीशन में आपको एक फिक्स अमाउंट पे करना होता है टीवी लाइसेंसिंग अथॉरिटी को। और जब वो लाइव की बात करते हैं तो ये लाइव आपका फ़ोन पे, टैबलेट्स पे, लैपटॉप्स पे, हर एक चीज़ें इसमें कवर्ड होती हैं। और ये अमाउंट आता है अराउंड 159 पाउंड पर ईयर। अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते, अगर आप कुछ भी लाइव नहीं देखते हैं, आप टीवी लाइसेंसिंग अथॉरिटी की वेबसाइट पे जाके वहाँ पे एग्जम्पशन ले सकते हैं। पर इसके बाद भी कई बार वो अपने एजेंट्स को भेजते हैं आपके घर पे ये चेक करने के लिए कि आप एक्चुअली टीवी देख रहे हो या नहीं देख रहे हो। इसके अलावा अगर आप जिम ज्वाइन करना चाहते हो तो ऑन एवरेज जो जिम के चार्जेस आते हैं अराउंड 25 पाउंड से 40 पाउंड्स पर मंथ के आते हैं। कुछ कंपनीज जिम फ्लेक्स की मेंबरशिप भी ऑफर करती हैं। अगर आपकी कंपनी ये चीज़ें ऑफर कर रही है आपको तो आई वुड रिकमेंड कि आप उनके थ्रू लो। सो आपको एटलीस्ट 20-25% का बेनिफिट मिलता है। बट अगर आप एक एवरेज कैलकुलेशन के लिए डालना चाहते हो तो आप अराउंड 25 पाउंड पर मंथ का एक कॉस्ट पकड़ के चल सकते हो। अगले एक्सपेंस की हम बात करें तो वो आपका आ सकता है ईटिंग आउट। अगेन दिस इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग। इसके अलावा एक एक्सपेंडिचर जो मेरे दिमाग में अभी और आ रहा है वो है आपका ट्रैवलिंग कॉस्ट।
तो जब मैं ट्रैवलिंग कॉस्ट की बात करता हूँ तो यहाँ मैं डेली ट्रैवल की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ अगर आप मे बी एवरी 2 और 3 मंथ्स आप कहीं बाहर ट्रैवल करना चाहते हैं तो अगेन दिस वुड बी वेरी सब्जेक्टिव। आप अपने हिसाब से इस एक्सेल शीट में वैल्यूज़ को डाल के चेक कर सकते हो कि व्हाट विल बी द कॉस्ट। ओके, सो जो भी मैंने अभी फिगर्स प्रेजेंट किए थे उसके बेसिस पे मैंने नीचे एक लिंक में एक एक्सेल शीट दी हुई है जहाँ पे हमने वो सारे खर्च डाल के रखे हैं जो आप यूके में एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसमें हमने फैमिली ऑफ 2 इन टीयर 1 सिटी के लिए डाला हुआ है, फैमिली ऑफ 2 इन अगर आप टीयर 2 सिटी में रहते हो तो कितना होगा फैमिली। हमने ये डाला हुआ है कि अगर एज अ फैमिली ऑफ 3 आते हो विद अ टॉडलर इन टीयर 1 सिटी तो आपका खर्च कितना होगा, एज अ फैमिली ऑफ 3 विद टॉडलर इन टीयर 2 सिटी खर्च कितना होगा। सेम गोज विथ अगर आप के साथ आते हो जो कि स्कूल जाता है एज अ टॉडलर है तो खर्चा कितना होगा। तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। एज अ फैमिली ऑफ 4 आते हो तो कितना खर्च होगा। फिर हम देखते हैं फॉर फैमिली ऑफ 2। सो यहाँ पे फैमिली ऑफ 2 में जो फैमिली ऑफ 2 जो मेन चीज़ें हमने इनकॉर्पोरेट की है, यहाँ पे हमने रेंट किया हुआ है, काउंसिल टैक्स किया हुआ अज्यूमिंग बैंड A to D का, हमने वाटर बिल लिया हुआ है, हमने आपके एनर्जी बिल्स लिए हुए हैं, हमने ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट पर पर्सन ली है। और जब भी हमने ये देखा है हमने यहाँ पे लिखा है कि अगर आप अपना पर्सनल व्हीकल यूज़ करते हो तो आपको अपनी फ्यूल कॉस्ट और इंश्योरेंस कॉस्ट को यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। हमने ग्रॉसरीज का लिया हुआ है हमने, और बाकी खर्चे जिसमें आपका फ़ोन, इंटरनेट, टीवी, टेनेंट इंश्योरेंस प्लस आपका जिम का खर्चा आता है वो देख सकते हैं। सो इसके बेसिस पे अगर हम देखें कि अगर आप फैमिली ऑफ 2 अदर टीयर 1 सिटी आते हो, अगर आपका रेंट 1200 के आसपास आता है, आपका काउंसिल बैंड A से D के बीच में जहाँ 160 पाउंड के आसपास का खर्च आता है, वाटर का 40 पाउंड है, एनर्जी 200 पाउंड के आसपास आप पे करते हो, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पर पर्सन 140 पाउंड है, आपकी 300 पाउंड की ग्रॉसरीज आती हैं, और आपके जो बाकी खर्चे आते हैं जिसमें आपका फ़ोन, इंटरनेट, टीवी, टेनेंट इंश्योरेंस आता है, वो कॉस्ट आती है लगभग 80 पाउंड की। सो मैं एवरेज अगर हम इसको सम करके देखें तो ये अमाउंट आपका होता है 2120 पाउंड्स पर मंथ। यही अगर हम 2 बेड अपार्टमेंट की बात करें तो नॉर्मली जो मेन यहाँ पे एक्सपेंडिचर ऐड होता है वो आपका ऐड हो जाता है रेंट के ऊपर, थोड़ा अमाउंट जो बढ़ता है वो आपका बढ़ता है एनर्जी के ऊपर। सो ऐसे ही अगर हम फैमिली ऑफ 3 विद टॉडलर इन सिटी देखें तो बेसिकली आपके हम रेंट हमने यहाँ पे पकड़ा है 1 बेड अपार्टमेंट का टीयर 1 सिटी आउटस्कर्ट में, 2 बेड अपार्टमेंट एंड हाउस का अगेन आउटस्कर्ट में। अगर आप टीयर 2 सिटी के लिए देखना चाहते हो तो आप सिंपली यहाँ से वो रेंट को मॉडिफाई करके आप आगे जा सकते हो। इस कंडीशन में नॉर्मली जो यहाँ पे आपकी जो एनर्जी की कॉस्ट है वो हमने सेम लीक पकड़ी हुई है, बट अगर आप 2 बेड हाउस से ऊपर जाते हो तो आप यहाँ पे मॉडिफिकेशंस करके देख सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपका यहाँ बच्चा एक किड है जो कि पार्ट टाइम नर्सरी में है, ऑन एवरेज आप अराउंड 650 पाउंड्स पर मंथ का पकड़ के चल सकते हो। उसके अलावा अगर आपको उसको फूड और नैपीज देनी है तो आपको अराउंड 100 पाउंड का खर्च वो जोड़ना पड़ेगा, और आपका बाकी खर्चे जो हैं वो आपके अराउंड 70 to 80 पाउंड्स के बीच में हो जाएंगे। तो एवरेज खर्च की अगर मैं बात करूं तो आपका जो खर्च आएगा 2700 पाउंड्स पर मंथ का ले सकते हो। अगर फैमिली ऑफ 3 कोई आ रहा है जिसमें एक बच्चा फ्री एजुकेशन में और आप उसको डे केयर में भी डालना चाहते हो तो उस कंडीशन में भी जो आपका टोटल एक्सपेंडिचर आता है टीयर 1 सिटी में वो आपका 3000 के आस से लगा के 3800 के बीच में आ सकता है। अगर हम फैमिली ऑफ 4 की बात करते हैं जिसमें दोनों बच्चे स्कूल में हैं, उस कंडीशन में जो आपका खर्च आता है नॉर्मली वो आपका 3000 से 3700 के बीच में आता है। यही बात अगर हम करें टीयर 2 सिटी में, उस कंडीशन में आपको नॉर्मली यहाँ पे इस एक्सेल शीट में आप अपना रेंट चेंज करके देख सकते हो। फॉर कार एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट यू हैव टू ऐड द फ्यूल कॉस्ट एंड योर इंश्योरेंस कॉस्ट एज वेल। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको इस एक्सेल शीट को एक्सेस करने में कुछ इशू आता है तो प्लीज़ ड्रॉप अस अ मैसेज, वी विल ट्राई टू सॉल्व दैट इशू फॉर यू। अगर वीडियो पसंद आया है तो डोंट फॉरगेट टू गिव अस अ थम्स अप। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे यूके में आपको काउंसिल टैक्स का अकाउंट कैसे सेट करना है, आपको अपने एनर्जी बिल के अकाउंट कैसे सेट करने हैं, आपको अपना वाटर बिल का अकाउंट कैसे सेट करना है, जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ आइडिया। इसके बाद हम बात करेंगे कि आपको NHS के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे कराना चाहिए अपना, आपके क्या प्रोसेस होते हैं, आपको यूके में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो यूके में आपको आने के तुरंत बाद इमीडिएटली कर लेना चाहिए टू गेट द मोस्ट बेनिफिट। So that was all for today. Hope you have liked the video. Have a nice day.